मेहरुनपुर नाम का गांव था, जहां पर रेखा अपने पति राधे के साथ रहती थी। दोनों ही बड़े बुजुर्ग थे, उन्हें कोई संतान भी नहीं थी। अपना घर चलाने के लिए राधे गांव में रिक्शा चलाया करता था। उनके घर के बगल में ही सुशांत और अश्मिता का घर था। सुशांत एक नौजवान व्यक्ति था जो राधे जी के साथ अपनी रिक्शा चलाया करता था। एक दिन सुबह सुबह सुशांत राधे के घर आकर उन्हें आवाज लगाता है। चलिए राधे जी, रिक्शा स्टैंड पर आज जाना नहीं है क्या? राधे घर से आवाज लगाते हैं। आ रहा हूँ सुशांत बेटा। राधे थोड़ी देर में घर से बाहर आते हैं रिक्शा स्टैंड पर जाने के लिए। क्या हुआ राधे जी, आजकल बड़े लेट आ रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? सुशांत बेटा, उम्र के साथ थकावट बढ़ती जा रही है, नींद से उठना भी अब कठिन होता जा रहा है। वो दोनों अपनी अपनी रिक्शा लेते हैं और रिक्शा स्टैंड पर चले जाते हैं। राधे रिक्शा चला चलाकर पूरा दिन निकाल देता है और जब रात होती है तो वो घर लौटते हैं। रेखा, ओ रेखा, कहाँ हो? थोड़ा पानी दे दो, तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। रेखा रसोई में से पानी लेकर आती है और राधे को दे देती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ जी, आज थोड़े ज्यादा परेशान लग रहे हैं आप। रेखा, काश हमारी कोई संतान होती जो हमारी इस उम्र में देखभाल कर सकता। अब नहीं हो पाता है रेखा, अब इतनी देर तक काम करना नहीं हो पाता। गांव में सरकार बस की सुविधा भी शुरू कर रही है, अब रोज की आमदनी और घट जाएगी। ऐसे में हम दोनों का खर्चा भी नहीं निकलेगा। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। परमेश्वर हमें हमेशा देखता है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सही कहती हो तुम। रेखा देखती है कि उसके पति का शरीर बहुत गर्म हो रहा है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तभी उनके घर के बाहर सुशांत आ जाता है और आवाज लगाता है। राधे जी, ओ राधे जी, चलिए, रिक्शा चलाने नहीं जाना है क्या? रेखा बाहर आती है और सुशांत से कहती है, बेटा सुशांत, जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अच्छा रुकिए, मैं अभी किसी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। सुशांत गांव के डॉक्टर को जल्दी से बुलाकर लाता है। इनकी तबीयत तो बहुत खराब है, इन्हें आराम की जरूरत है। नहीं, मैं काम कर सकता हूँ। माफ कर दीजिए, मगर आपने आराम नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर कुछ दवाइयां लिखकर जाते हैं। सुशांत दवाइयों की पर्ची लेता है और रेखा से कहता है, ये तो बड़ी ही महंगी दवाई है, आप इसे कैसे खरीदेंगी? राधे जी तो अभी रिक्शा भी नहीं चलाते हैं। मैं करूंगी, कहीं से भी पैसे लाकर अपने पति की तबीयत को ठीक करूंगी। सुशांत अपने घर लौटता है। तभी उसकी पत्नी अश्मिता उससे कहती है, कहाँ थे आप? आपको काम नहीं करना है क्या? जब देखो राधे जी करते रहते हो। गांव में बस की सुविधा शुरू हो जाएगी कल से, तब कैसे कमाएंगे पैसे? और लो, उनकी वजह से आपने आज भी छुट्टी कर ली। अरे बिल्कुल चिंता मत करो, राधे जी की तबीयत खराब है, वो रिक्शा नहीं चलाएंगे कल से, तो मैं उनके बने हुए ग्राहकों को अपने पास खींच लूंगा और फिर क्या, मैं ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। चलो आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से मैं रिक्शा चलाना शुरू करूंगा। अगला दिन होता है। जब सुशांत अपनी रिक्शा की तरफ जा ही रहा होता है, तब वो देखता है रेखा हाथ में चाबी लिए कहीं जा रही है। सुशांत उनसे पूछता है, सुप्रभात रेखा जी, कहाँ जा रही हैं इतनी सुबह सुबह? मैं जा रही हूँ रिक्शा चलाने के लिए। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो पैसे कैसे आएंगे और मैं अपने पति की दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी? आपने पहले कभी रिक्शा चलाई है? आपको रिक्शा चलानी आती है? हाँ बेटा, मुझे रिक्शा से लेकर गाड़ी तक सब चलाने आता है। चलो मैं चलती हूँ, आज मुझे मेरे पति के बनाए हुए कई सारे ग्राहकों को उनकी मंजिल तक छोड़ना है। रेखा वहां से अपनी रिक्शा के पास पहुंचती है और चालू करके वहां से निकल जाती है। और सुशांत मन ही मन सोचता है, ये बूढ़ी औरत क्या कर लेगी,
आखिर कितनी मेहनत कर लेगी ये। रेखा रिक्शा स्टैंड पर पहुंचती है और देखती है कि कोई भी रिक्शा में नहीं बैठ रहा है। तभी एक आदमी वहां से गुजरता हुआ रेखा से कहता है, अरे अम्मा जी, रिक्शा चलाना छोड़ दीजिए। अब से सब लोग बस में ही जाया करेंगे। जितनी दूर जाने के लिए आप लोग 30 रुपए लेते हैं, बस उन्हें सिर्फ 5 रुपए में पहुंचा देगी। जाइए जाइए, ये रिक्शा बेच दीजिए। रेखा काफी इंतजार कर चुकी थी, मगर कोई भी उसकी रिक्शा में नहीं बैठ रहा था। देखते ही देखते दोपहर के 3 बज जाते हैं और वो निराश होकर रिक्शा लेकर घर आने लगती है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे पति की दवाइयाँ कैसे आएंगी? अब मैं क्या करूं? जब वो खुद से बात कर ही रही थी, तभी उसी वक्त एक साधु रिक्शा रुकाता है। रेखा उन्हें देखकर अपनी रिक्शा रोक लेती है। आपका शुक्रिया, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे देखकर रिक्शा रोकी। मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा था। अब मुझे घर जाना है, मगर मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। कोई बात नहीं साधु जी, आप मेरी रिक्शा में बैठ जाइए, मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ दूंगी। साधु रिक्शा में बैठ जाता है और रेखा साधु को तहरुनपुर के पहाड़ के पास जाकर छोड़ देती है। मगर उतरने के बाद साधु कहता है, मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद, मगर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं साधु जी, आपकी सेवा करने का मुझे मौका मिला, यही मेरा सौभाग्य है। इतनी उम्र होने के बाद भी आप इतनी मेहनत कर रही हैं। अवश्य आपको कोई परेशानी होगी। साधु अपने झोले में हाथ डालता है और एक रिक्शा पर लटकाने वाली छोटी सी चिड़िया की गुड़िया रेखा को देता है और कहता है, ये लीजिए, इसे अपनी रिक्शा में टांग लीजिएगा। आप जैसे ही इसे टांगेंगी, आपकी रिक्शा उड़ने लगेगी। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है और रेखा उस चिड़िया की गुड़िया को देखती है और अपनी रिक्शा पर टांग लेती है। वैसे ही रिक्शा के आजू बाजू में पंख आ जाते हैं और रिक्शा उड़ने लगती है। अरे, ये रिक्शा तो सच में उड़ रही है। वाह, क्या बात है। रेखा रिक्शा उड़ा उड़ा कर रिक्शा स्टैंड पर पहुंचती है। वो आदमी एक बार फिर रेखा के पास आता है, जिसने रेखा को रिक्शा बेचने के लिए कहा था। मुझे माफ कर दीजिए, क्या आप मुझे आपके रिक्शा से, मेरा मतलब रॉकेट रिक्शा में बैठाएंगी? मैं आपको पूरे 200 रुपए दूंगा। कृपया करके मुझे आपके रॉकेट रिक्शा की एक बार सैर करवा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठिए रॉकेट रिक्शा में। धीरे धीरे सब रेखा की रॉकेट रिक्शा में बैठना चाहते थे। हर दिन रेखा लोगों को रॉकेट रिक्शा में बिठाकर एक गांव से दूसरे गांव छोड़ रही थी। ऐसे करके दवाइयों के पैसे भी निकल जाते थे और राधे की तबीयत भी ठीक होने लग गई थी। मगर ये बात किसी को खटक रही थी, अश्मिता और सुशांत को। देख रहे हो गांव में क्या हो रहा है? सब आपकी वजह से हो रहा है। एक तरफ से बस ने धंधा खत्म कर दिया और दूसरी तरफ ये रॉकेट रिक्शा। कुछ करना होगा पतिदेव, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। चिंता मत करो भाग्यवान, रेखा और राधे मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, इसीलिए मुझे उन्होंने बता दिया कि उनकी रिक्शा उड़ती क्यों है। कैसे? उनकी रिक्शा कैसे उड़ रही है? एक चिड़िया की गुड़िया उनके रिक्शा पर टंगी हुई है, जिसे रेखा हमेशा उतार कर अपने घर ले जाती हैं। बस हमें वो चुराना है। बस इतनी सी बात? चुराने में तो एक्सपर्ट हूँ मैं। बस आप मुझ पर छोड़ दीजिएगा। रेखा पूरे दिन रॉकेट रिक्शा उड़ाकर थक कर घर आती है। राधे जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं। काफी रात हो जाती है। उसी समय अश्मिता रेखा के दरवाजे को ठकठकाती है। रेखा जी आई। रेखा अश्मिता की आवाज सुनकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि वो हाथ में एक बस्ता लेकर आई है। क्या हुआ बेटी, इतनी रात को कैसे आना हुआ? कोई तकलीफ? माँ जी, मेरे घर में प्याज खत्म हो गए हैं, क्या आप मुझे 2 प्याज दे सकती हैं? इतनी रात को तुम खाना बना रही हो और 2 प्याज के लिए झोला लेकर आई हो। वाह, कभी कभी मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाती। रुको, मैं लेकर आती हूँ रसोई से। रेखा रसोई घर में प्याज लेने जाती है और अश्मिता देखती है कि वो चिड़िया की गुड़िया वहीं टेबल पर पड़ी हुई है।
अश्मिता जल्दी से अंदर जाकर उस गुड़िया को उठाकर अपने झोले में डाल लेती है। रेखा 2 प्याज लेकर आती है और अश्मिता को दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। ये कहकर अश्मिता घर लौट जाती है। ये देखिए पतिदेव, कहा था ना कि ले आऊंगी। वाह भाग्यवान, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। सुबह होने से पहले ही हम अपने रिक्शा को उड़ाने लगेंगे, क्या कहती हो? हाँ पतिदेव, चलिए, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है अपनी रिक्शा को उड़ाने के लिए। सुबह होने से पहले ही अश्मिता और सुशांत अपनी रिक्शा में आ जाते हैं, मगर जैसे ही सुशांत अपनी रिक्शा में वो गुड़िया लटकाता है, उस गुड़िया का रंग लाल हो जाता है। इसका रंग लाल क्यों हो गया? पता नहीं। अचानक से रिक्शा अपने आप उड़ने लगती है और सुशांत के संतुलन से बाहर हो जाती है। उड़ते उड़ते वो लोग एक गांव से दूसरे गांव में आ जाते हैं, एक अलग ही देश में पहुंच जाते हैं। अरे, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं भाग्यवान। उनकी रिक्शा रूस के एक जंगली इलाके में आकर रुक जाती है और वो चिड़िया गुड़िया अपने आप गायब होकर अपनी जगह पर आ जाती है। अब सुशांत और अश्मिता को रिक्शा चला चला कर इंडिया आना पड़ेगा और रेखा अपनी रॉकेट रिक्शा चलाने लगती है, हर दिन की तरह। एक गांव में सुधा नाम की बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके परिवार में उसका बड़ा बेटा निरंजन और उसकी बेटी शिखा ही थी। उसकी बेटी शिखा गांव में ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। एक दिन की बात है, सुधा सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी बेटी तैयार होकर कहीं जा रही थी। शिखा, इतनी सुबह सुबह तैयार होकर तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो ब्यूटी पार्लर खोलने का टाइम भी नहीं हुआ। मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ माँ, अब मुझे इस गांव में नहीं रहना। ये कैसी बात कर रही हो तुम? नहीं रहने से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी सुधा का बेटा निरंजन वहां आकर बोला, शिखा, तुम बताते क्यों नहीं माँ को कि तुम ये शहर ही नहीं बल्कि देश भी छोड़कर जा रही हो, वो भी मेरे साथ। सुधा अपने बेटे की ओर देखकर बोली, बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ माँ, मुझे इन अनपढ़ गंवार गांव वालों के साथ नहीं रहना। आपसे मैं कई बार अपने मन की बात कह चुका था, लेकिन एक आप हैं जो इस गांव को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इस गांव में मेरे पति की यादें बसी हैं। इस घर में मेरी आत्मा बसती है। मैं भला कैसे जा सकती हूँ? तो फिर आप अपनी यादों के सहारे ही इस गांव में रहिए, हमें नहीं रहना यहाँ। भैया को अमेरिका में जॉब मिल गई है और कंपनी ने उन्हें फ्लैट भी दिया है। मैं भैया के साथ ही रहूंगी। तुम दोनों चले जाओगे तो मैं अकेली क्या करूंगी? मेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा? वो सब मुझे नहीं पता माँ। अगर आपको अपने खर्चे पानी की इतनी ही चिंता है तो आप भी हमारे साथ चलिए ना। नहीं तो मेरी बहन जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, आज से आप वो ब्यूटी पार्लर चलाकर अपना खर्चा पानी निकाल सकती हैं। इतना कहकर निरंजन और शिखा अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल गए। सुधा बेचारी दिन भर रोती रही। अगले दिन सुधा अपने आप से बोली, मेरे बच्चे अपने आप को समझते क्या है? इन दोनों को क्या लगता है कि उनके बगैर उनकी माँ अकेले नहीं रह सकती? शिखा शायद भूल गई कि उसने ब्यूटिशियन का कोर्स मुझसे ही सीखा था। मैं उससे बेहतर ब्यूटी पार्लर चलाकर दिखा सकती हूँ। इतना बोलकर सुधा अपने ब्यूटी पार्लर के दुकान में चली गई। दुकान के बाहर मोहिनी शायद शिखा का इंतजार कर रही थी। सुधा को देखकर वो चौंक गई। माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? शिखा मेम साहब नहीं है क्या? शिखा अपने भाई के साथ इस देश को छोड़कर चली गई। आज से मैं ही इस ब्यूटी पार्लर को संभालूंगी। क्या तुम्हें मेरे साथ काम करने से कोई एतराज है? मुझे तो बस अपनी सैलरी से मतलब है। ब्यूटी पार्लर आप चलाओ या आपकी बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधा मुस्कुराती हुई ब्यूटी पार्लर के अंदर चली गई। कुछ देर के बाद एक 20 वर्षीय लड़की ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई। शिखा दीदी कहाँ है? मोहिनी के बोलने से पहले ही सुधा बोली, शिखा गांव छोड़कर चली गई है बेटी। तुम बताओ, तुम्हें क्या करवाना है? देखो, मुझे अपने चेहरे पर मसाज करवाना है।
मसाज थोड़ा अच्छा करना, क्योंकि आज मुझे एक शादी में जाना है। सुधा मोहिनी की ओर देखकर बोली। सामने जो क्रीम रखी हुई है उसको उठाओ। सुधा अपने हाथों से उस लड़की की मसाज करने लगी। मसाज पूरा होने के बाद वो लड़की खुश होती हुई बोली, अरे वाह माँ जी, आपके हाथों में तो जादू है। आपने तो मेरे चेहरे पर अलग ही ग्लो ला दिया। आप अपनी बेटी से कहीं ज्यादा अच्छा मसाज करती हैं। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली गई। अगले दिन वही लड़की कुछ और लड़कियों को लेकर ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई और सुधा की ओर देखकर बोली, माँ जी, कल मैं जिस फंक्शन में गई थी वहाँ के लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे। जानती है क्यों? सिर्फ आपके किए हुए मसाज की वजह से। और मेरी दोस्त भी मुझसे जिद करने लगी कि वो भी आप ही के हाथों से मसाज करवाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। सुधा सबका मसाज करने लगी। कुछ ही दिनों में सुधा का ब्यूटी पार्लर पहले से और ज्यादा अच्छा चलने लगा। समय ऐसे ही बीतने लगा। कुछ महीनों बाद सुधा के ब्यूटी पार्लर पर एक लग्जरी कार आकर रुक गई। कार के अंदर से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति एक लड़की के साथ ब्यूटी पार्लर के अंदर आकर सुधा से बोला, मेरा नाम कर्मदास है, मैं एक विधायक हूँ। कल मेरी बेटी की शादी है। सुना है कि आप मेकअप बहुत अच्छा करती हैं। ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है विधायक जी, जो आप इतना विश्वास करके अपनी बेटी को यहाँ लेकर आए। मैं आपकी बेटी को इतनी सुंदर बना दूंगी कि उसके विवाह के समय उसके चेहरे पर से किसी की नजर नहीं हटेगी। सुधा विधायक की बेटी के चेहरे पर मसाज करने लगी। विधायक खुश होकर चला गया, मगर कुछ ही देर बाद वो कुछ गुंडों को लेकर आ धमका, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारा मसाज पार्लर बंद करवा दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप विधायक जी? अचानक आपको क्या हो गया? कुछ देर पहले तो आप बड़े खुश होकर गए थे। तुमने मेरी बेटी के चेहरे पर क्या किया है? जब से वो अपने चेहरे पर मसाज करवा कर घर गई है, उसके चेहरे पर खुजली हो रही है। जानती हो तुमने उसका पूरा चेहरा खराब कर दिया है। मुझे शहर से डॉक्टर बुलवाना पड़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कल उसकी शादी है, कहीं लड़के वाले उसका चेहरा देखकर शादी के लिए मना न कर दे। मैंने तो उसी क्रीम से मसाज किया था जिस क्रीम से मैं हर लड़की की मसाज करती हूँ। वो सब मुझे नहीं पता। आज के बाद ये ब्यूटी पार्लर अब नहीं चलेगा। इतना कहकर विधायक ने सुधा को ब्यूटी पार्लर से बाहर निकाल दिया और उसके पार्लर में ताला लगा दिया। बेचारी सुधा उदास मन से अपने घर पर थी कि तभी मोहिनी वहां पर आ गई। माँ जी, आपका ब्यूटी पार्लर तो बंद हो चुका है। अब मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए आप। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? अगर तुम अपनी तनख्वाह कुछ दिन बाद लोगी तो क्या तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? माँ जी, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बुढ़िया। अच्छा हुआ कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इतना कहकर मोहिनी गुस्से में वहां से चली गई और सीधे उस गांव के मुखिया के घर पर आ गई। मोहिनी को देखकर मुखिया मुस्कुराता हुआ बोला, आखिरकार तुमने वो करके दिखा ही दिया जो तुमने मुझसे करने का वादा किया था। अब मैं इस गांव में अपनी बेटी का ब्यूटी पार्लर खोलूंगा और तुम्हें 2 गुनी तनख्वाह पर वहां पर रखूंगा। लेकिन अभी आपको उस बुढ़िया का जीना और हराम करना होगा। मुझे लगता है कि वो बुढ़िया ऐसे ही चुप नहीं बैठेगी। चिंता मत करो, उसके लिए मैंने कुछ सोच रखा है। अगले दिन मुखिया कुछ व्यक्तियों को लेकर सुधा के घर पर आ गया और सुधा से बोला, तुमने हमारे गांव का नाम खराब किया है, इसीलिए तुम्हें इस गांव को छोड़कर जाना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुखिया जी? सही कह रहा हूँ मैं। तुमने विधायक जी की बेटी का चेहरा खराब कर दिया। अगर तुम यहाँ पर रुकी तो पता नहीं तुम किस किस का चेहरा खराब कर दोगी। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम सीधे तरीके से यहाँ से नहीं जाओगी तो मजबूरन गांव वाले तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन मुखिया जी,
मैं बूढ़ी बेसहारा कहाँ पर जाकर भटकूंगी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ से निकल जाओ। मुखिया ने सुधा को धक्के देकर उसके ही घर से उसे बाहर निकाल दिया। सुधा बेचारी भूखी प्यासी एक खेत में जाकर गई। तभी एक अजनबी औरत सुधा के पास आ गई। कौन हो तुम? तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ। तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? उस औरत की हमदर्दी देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए अपने साथ घटी घटना बताने लगी। देखो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस गांव के हाईवे पर मेरा घर बना हुआ है। मैं भी किसी जमाने में ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी, जो कि अब बंद हो चुका है। तुम चाहो तो उस ब्यूटी पार्लर को दोबारा चला सकती हो और मेरे घर पर भी रह सकती हो। मैं कुछ सालों के लिए ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? एक दूसरे की मदद करना अच्छा होता है, इसीलिए। लेकिन अब मेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा? चिंता मत करो, तुम ब्यूटी पार्लर खोलो। मेरे ब्यूटी पार्लर में जो क्रीम रखी हुई है, तुम उसी क्रीम से ही लोगों के चेहरे पर मसाज करना और उसके बाद तुम देखना उसका कमाल। सुधा उस औरत के साथ चली गई और उसका ब्यूटी पार्लर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर बना हुआ था। वो औरत सुधा को सब कुछ समझाकर वहां से चली गई। अगले दिन सुधा ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद बूढ़ी औरत सुधा के ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई। क्या आपको अपनी बेटी का मसाज करवाना है? लेकिन आपके साथ तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या बूढ़ी औरत को मसाज करवाने का कोई अधिकार नहीं? मेरे चेहरे का मसाज करो। मैं भी आजकल की जवान लड़कियों से कम नहीं। सुधा मुस्कुराते हुए उस बूढ़ी औरत का मसाज करने लगी और वो जवान हो गई। मैं तो जवान हो गई? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। बूढ़ी औरत अब जवान हो चुकी थी। उसने ढेर सारे पैसे सुधा के हाथ में रख दिए। एक दिन सुधा के मन में एक विचार आया और वो अपने आप से बोली, हमारे देश में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो ज्यादा उम्र होने की वजह से अपने घर पर बैठी हुई हैं और कोई भी उनसे विवाह नहीं करता। आज के बाद मैं उन लड़कियों की मसाज मुफ्त में करूंगी। सुधा ने अखबार में एक ऐड दे दिया। ऐड देते ही उसके मसाज पार्लर में और लड़कियों की लाइन लगने लगी, जो उम्र ज्यादा होने की वजह से बूढ़ी नजर आती थी। कुछ दिनों के बाद वही विधायक अपनी बेटी को लेकर सुधा के पास आया। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं अपनी बेटी का बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर कुछ ज्यादा ही क्रोधित हो गया था। मैंने आपको अपमानित किया। मुझे नहीं पता तुम्हारी बेटी का चेहरा कैसे बिगड़ा, लेकिन यकीन मानो तुम्हारी बेटी का चेहरा बिगाड़ने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरी बेटी की शादी टूट गई और अब उससे कोई शादी करने को तैयार नहीं। चिंता मत कीजिए। इतना कहकर सुधा उसकी बेटी के चेहरे पर मसाज करने लगी। मसाज करते ही उसकी बेटी का चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। इधर गांव का मुखिया सुधा का ब्यूटी पार्लर चलना देखकर काफी परेशान हो चुका था। वो क्रोधित होते हुए मोहिनी की ओर देखकर बोला, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है मोहिनी? मुझे खुद नहीं पता, बस इतना पता है कि बूढ़ी औरतें उसके पार्लर में जाती हैं और जवान होकर बाहर निकलती हैं। अरे उसने तो बहुत ज्यादा उम्र की औरतों को भी जवान करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे उसका नाम बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उसका कद मुझसे भी बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो नहीं जाएगा, बल्कि बड़ा हो चुका है। शायद आपको पता नहीं कि जिस विधायक की बेटी का चेहरा मेरी वजह से बिगड़ा था, कल उस बुढ़िया ने उसका चेहरा बिल्कुल सही कर दिया। आखिर उसके पास ये जादुई शक्तियाँ आई कहाँ से? पता नहीं। वो जिस जगह पर अपना ब्यूटी पार्लर चला रही है, वो जगह बरसों से बंद पड़ी हुई थी। सुधा वहाँ पर कैसे पहुँची, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है और लोगों को इस बात से मतलब भी नहीं है,
क्योंकि सुधा सबकी मदद कर रही है। मेरे पास एक तरकीब है। हमें इस रहस्य को जानने के लिए उसके ब्यूटी पार्लर के अंदर जाना होगा। तुम एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हो। तुम मेरा और अपने चेहरे का ऐसा मेकअप करो कि हम दोनों बिल्कुल बूढ़े नजर आए। उसके बाद जाकर देखते हैं कि वो आखिर क्या चमत्कार करती है। वो दोनों बूढ़े का रूप लेकर सुधा के ब्यूटी पार्लर में चले गए। मैं बूढ़ा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा बदसूरत भी हूँ। लोग मुझे ताने देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जवान कर दे। मैं सिर्फ लोगों के चेहरे का मसाज करती हूँ। वो कैसे जवान हो जाती हैं, ये मुझे भी नहीं पता। वैसे तुम्हारे साथ में ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। सुधा ने उन दोनों के चेहरे पर मसाज कर दिया, मगर उन दोनों के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। मेरा चेहरा तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। मैं तो जवान ही नहीं हुआ। इसका मतलब तुम लोगों को धोखा दे रही हो। मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत करूंगी। इतना कहकर मुखिया और मोहिनी वहां से निकलकर घर पर आ गए। हम दोनों के चेहरे पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मोहिनी। लगता है कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अब इस मेकअप को साफ कर दो। सुधा अपने और मुखिया के चेहरे का मेकअप साफ करने लगी, मगर मोहिनी के लाख कोशिश करने के बावजूद मेकअप साफ नहीं हुआ। क्या हुआ मोहिनी? तुम्हारा मेकअप मेरे चेहरे से उतर क्यों नहीं रहा? मुझे नहीं पता मुखिया जी कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मेरे भी चेहरे से मेकअप नहीं उतर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मेकअप हमारे चेहरे के अंदर बस गया हो। मुखिया और मोहिनी घबराकर सीधे सुधा के पास चले गए। मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दीजिए। मेरी ही वजह से आपका ब्यूटी पार्लर बंद हुआ था। मैंने ही आपको खराब क्रीम दी थी, जिसकी वजह से विधायक जी की बेटी का चेहरा बिगड़ा। अब हम दोनों को प्लीज ठीक कर दीजिए। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। शायद ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दी है। और रही बात जवान होने की, तो मैं सिर्फ लोगों का मेकअप करती हूँ। वो कैसे जवान हो जाती हैं मुझे भी नहीं पता। मोहिनी और मुखिया मुंह लटकाकर रोते हुए वहां से चले गए। तभी वहां पर एक तेज प्रकाश हुआ और वही औरत जिसने सुधा की मदद की थी सामने निकल कर आई। कौन हो तुम? मैं मेकअप की देवी हूँ। तुम्हें परेशान देखकर मैंने तुम्हारी सहायता की। तुमने जिस तरह से उन लड़कियों की सहायता की है जिनके रिश्ते नहीं हो पाए, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आज से ये ब्यूटी पार्लर तुम्हारा हुआ। इतना कहकर वो गायब हो गई।